डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बैक मन्नत कॉमर्स एकेडमी। आज मैं आपको रिग्रेशन का पार्ट 4 बताने जा रहा हूं। इससे पहले वीडियो में मैंने पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बताया था। अगर जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आइए पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 क्या है? व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन एंड कोरिलेशन आर गिवन इन क्वेश्चन। जब आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हो, मीन भी दिया हो और कोरिलेशन भी दिया हो, तो देखिए अगर मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हो तो उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके ज़रिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। कोरिलेशन नहीं दिया हो तो उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर दी होती है, तो उसके थ्रू हम कोरिलेशन निकाल लेते हैं। मतलब कहने का ये है कि क्वेश्चन में आपको वैल्यू या तो क्लियर दी होगी या उस वैल्यू का कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी जिसके थ्रू हम वो वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन पर आते हैं। द फॉलोइंग डेटा बेस्ड ऑन 450 स्टूडेंट आर गिवन फॉर मार्क्स इन स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स एट अ सर्टेन एग्जामिनेशन। देखिए आपको 450 स्टूडेंट का जो है डेटा दिया गया है। स्टैटिक्स में मार्क्स और इकोनॉमिक्स में उनके जो मार्क्स आए हैं उसका डेटा दिया गया है। तो क्या है डेटा? मीन मार्क्स स्टैटिक्स में जो हैं 40 हैं, इकोनॉमिक्स में 48। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स स्टैटिक्स में है आपके 12 और इकोनॉमिक्स में है 16। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ मार्क्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स। ये आपको सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन, इसको हम सिग्मा डी एक्स डी वाई बोलते हैं, वो हमें दिया है 42,075। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई के थ्रू हम कोरिलेशन यानी स्मॉल आर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कोरिलेशन नहीं दिया है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन दी है जिसके थ्रू हम कोरिलेशन पहले कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में पूछा है गिव द इक्वेशन ऑफ द टू लाइंस ऑफ रिग्रेशन। आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है और दूसरी चीज़ पूछी है आपसे एस्टिमेट द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए ऑफ द कैंडिडेट, कैंडिडेट के कितने मार्क्स इकोनॉमिक्स में होंगे हु ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स इन स्टैटिक्स, जिसने स्टैटिक्स में 50 मार्क्स प्राप्त किए हों। यानी ऐसा स्टूडेंट जिसे स्टैटिक्स में 50 मार्क्स मिले हैं तो उसके इकोनॉमिक्स में कितने आए होंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एक वैल्यू हमें दी है स्टैटिक्स की और इकोनॉमिक्स की पूछी है। जो वैल्यू पूछी जाती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो वैल्यू दी होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हम डिपेंडेंट वेरिएबल निकालेंगे। तो कभी भी डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालना हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू तो हम रिग्रेशन इक्वेशन का वहाँ यूज़ करते हैं। और रिग्रेशन इक्वेशन के लिए मैंने पहले ही बताया था कि हमें दोनों सीरीज़ का मीन पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए और कोरिलेशन पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन में हमें मीन दिया हुआ है दोनों इक्वेशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिए हैं दोनों इक्वेशन के, लेकिन यहाँ पर हमें कोरिलेशन नहीं दिया है। उसके लिए हमें सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, तो इसके थ्रू पहले हम कोरिलेशन निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन पर आते हैं। लेट द मार्क्स इन स्टैटिक्स इज इक्वल टू एक्स। मान लो स्टैटिक्स में मार्क्स आपके एक्स हैं एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स इज इक्वल टू वाई, और इकोनॉमिक्स में जो मार्क्स हैं वो y हैं। मतलब यहाँ पर दो चीज़ें दी हैं, स्टैटिक्स के मार्क्स और इकोनॉमिक्स के मार्क्स। जो मार्क्स पहले दिए हों उसे x मान लेते हैं, जो बाद में दिए हों उसे y मान लेते हैं। पहले हमें स्टैटिक्स लिखा हुआ है तो उसे x मान लिया, उसके बाद इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है तो उसे y मान लिया क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या वैल्यू दी है ये देखते हैं। देखिए गिवन मीन एक्स सीरीज़ का क्वेश्चन में हमें 40 दिया है। अब यहाँ क्वेश्चन में एक्स तो लिखा नहीं है,
एक्स हमने माना है, किसे माना है एक्स, स्टैटिक्स, यानी स्टैटिक्स का जो मीन दिया है क्वेश्चन में उसे हमने एक्स बार लिख लिया, यानी एक्स का मीन। ऐसे ही वाई का मीन भी हमें वाई के नाम से नहीं दिया बल्कि मार्क्स इन इकोनॉमिक्स के नाम से दिया हुआ है, यानी इकोनॉमिक्स का जो भी मीन दिया होगा वो वाई बार कहलाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 12, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई दिया है हमें 16 और सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया हुआ है हमें 42,075 और एन दिया है हमारा 450 है, क्योंकि 450 स्टूडेंट्स का ये डेटा दिया है। देखिए क्वेश्चन में जो ये डेटा दिया हुआ है वो 450 स्टूडेंट्स का है, इसको हम एन बोल लेंगे। और ये नीचे आपको लिखा हुआ है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ मार्क्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स 42,075, ये हमारा सिग्मा डी एक्स डी वाई है। इसके थ्रू हम कोरिलेशन निकालेंगे। देखिए कैसे, देखिए मैंने अपने पहले पार्ट में आपको बताया था कि जब आपको कोरिलेशन ना दिया हो तो उसकी कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो हमें क्वेश्चन के अंदर सिग्मा डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, तो हम कोरिलेशन उसी फार्मूले से निकाल देंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिया है। तो कोरिलेशन का एक फार्मूला होता है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन वाई। तो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें सारे फार्मूले और सारे मेथड बताए हैं, उसमें आप ज़रूर देख लेना। तो देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,075, यहाँ से हमने लिख लिया। एन हमें दिया है 450, ये लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स हमें दिया हुआ है 12, यहाँ से 12 लिख लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन वाई हमें दिया हुआ है 16, वो लिख लिया हमने। फिर स्मॉल आर यानी कोरिलेशन इज इक्वल टू 42,075 ऐसी लिखा, 450, 12 और 16 तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर ली तो हमारा आ गया 86,400। 86,400 से हमने 42,075 को डिवाइड करी तो 0.49 हमारा कोरिलेशन आ गया। तो इस क्वेश्चन में कोरिलेशन हमें नहीं दिया था, वो हमने निकाल लिया, बाकी सब चीज़ दिए। देखिए क्योंकि क्वेश्चन में हमें बताना क्या है, क्वेश्चन में हमें बताना है एस्टिमेटेड द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के मार्क्स हमें बताना है और स्टैटिक्स के जब हमें 50 दिए हों तो इकोनॉमिक्स में कितने आए होंगे। तो कभी भी हमें डिपेंडेंट वेरिएबल बताना हो तो उसके लिए हम रिग्रेशन इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, और रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमें दोनों सीरीज़ का मीन पता होना चाहिए, वो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। देखिए दोनों सीरीज़ का हमें मीन दिया हुआ था, क्वेश्चन मीन मार्क्स लिखे, स्टैटिक्स का भी दिया था, इकोनॉमिक्स का दिया था, और दोनों का हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पता होना चाहिए, दिया हुआ था। लेकिन कोरिलेशन नहीं दिया था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, कोरिलेशन यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। यानी रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के लिए हमें दोनों सीरीज़ का मीन पता होना चाहिए, हमें दिया था क्वेश्चन में। स्टैंडर्ड डेविएशन पता होने चाहिए, वो भी क्वेश्चन में दिए थे। लेकिन कोरिलेशन हमें नहीं दिया था, वो हमने फार्मूला लगा के कैलकुलेट कर लिया। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, इसका फार्मूला है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, वाई माइनस वाई बार। एक्स ऐसे लिख दिया, एक्स का जो हमें मीन दिया हुआ था क्वेश्चन में 40 लिख दिया, इज इक्वल टू आर जो हमारा कोरिलेशन निकल कर आया था वो 0.49 आया था, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स की जगह हमने 12 लिख लिए, स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की जगह हमने 16 लिख लिए जो हमें क्वेश्चन में दिए हुए थे। वाई ऐसे लिख दिया, माइनस वाई बार यानी वाई का जो मीन था क्वेश्चन में दिया था 48 था। उसके बाद x माइनस 40 ऐसे लिख दिया, 0.49 की 12 से मल्टीप्लाई करी और उसको 16 से डिवाइड करा। सारा काम करने के बाद, इन तीनों को कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आया 0.3675 इज इक्वल टू वाई माइनस 48 ऐसे लिख लिए, x माइनस 40 ऐसे लिख दिया, 0.3675 की हमने y से मल्टीप्लाई करी तो 0.3675 y आ गया, माइनस 0.3675 की हमने 48 से मल्टीप्लाई करी तो 17.64 आ गया। उसके बाद x का हमें y पर रिग्रेशन इक्वेशन x का y पर हमें निकालना है, तो हमने x पहले लिख लिया और उसके बाद इक्वल के साइन के बाद जो जो चीज़ें हैं सब ऐसे ही हमने लिख ली। इक्वल का साइन लगाया, उसके बाद की सारी चीज़ हमने ऐसी लिख ली, 0.3675 y प्लस 40 ऐसी लिख लिए। 40 हमारे जो माइनस के थे यहाँ आकर प्लस के हो गए
और -17.64 हमने ऐसे लिख लिया। उसके बाद x इज इक्वल टू 0.3675y ऐसे लिख लिया। अब देखिए प्लस के 40 हैं, माइनस के 17.64 हैं, तो बड़ा हमारा 40 है यानी प्लस का है, तो हम प्लस वाले में से ये माइनस कर देंगे, तो हमारा जो भी बचेगा प्लस का बचेगा। प्लस के हमारे 22.36 आ गए। तो ये हमारी x की y पर जो इक्वेशन आई, रिग्रेशन इक्वेशन, वो आई x इज इक्वल टू 0.3675y प्लस 22.36। अब हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, अब y की x पर निकालेंगे। तो फार्मूला क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंड डेविएशन y अपॉन स्टैंड डेविएशन x, ब्रैकेट x माइनस x बार। तो देखिए ये x की y पर थी, तो x माइनस x बार पहले लिखा, y माइनस वाई बार बाद में लिखा। ये y की x पर है, तो y माइनस वाई बार पहले लिखेंगे और x माइनस x बार बाद में लिखेंगे। क्योंकि ये x की y पर है, तो स्टैंड डेविएशन x का पहले लिखा, बाद में हमने y का। ये y की x पर है, इसलिए स्टैंड डेविएशन y का पहले लिखा और बाद में x का। उसके बाद x ऐसे लिख दिया, y बार हमें दिया था क्वेश्चन में, y का जो मीन दिया था 48 ऐसे लिख दिया, इज इक्वल टू r की जगह हमने r लिख दिया 0.49। स्टैंड डेविएशन y का हमें 16 दिया था, स्टैंड डेविएशन x का हमें 12 दिया था, ब्रैकेट x ऐसे लिख लिया, x का मीन हमें 40 दिया था, 40 लिख लिया। y माइनस 48 ऐसे लिख दिया, माइनस 0.49 की हमने 16 से मल्टीप्लाई करी, उसके बाद जो आया उसको 12 से हमने डिवाइड करा, तो हमारा आया 0.653, ब्रैकेट x माइनस 40। y माइनस 48 ऐसे लिख दिया, 0.653 के x से मल्टीप्लाई करी तो 0.653x हो गया, माइनस ऐसे लिखा, 0.653 की 40 से मल्टीप्लाई करी तो हमारा 26.12 आया। उसके बाद y हमने लिखा, क्योंकि y का x पर निकालना है, तो y के बाद हमने इक्वल का साइन लगाया, इक्वल के साइन के बाद हमने 0.653x ऐसे लिख दिया। अब ये y के साथ जो चीज़ थी माइनस में थी, जब इधर आएगी तो प्लस की हो गई, ऐसे लिख दी। ये हमारी इक्वल के बाद वाले साइन में ही थी, यानी दूसरे बार में थी, तो 26.12 ऐसी हो गए। कहने का मतलब है इक्वल का साइन लगाने के बाद जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब ऐसी की ऐसी लिख ली जाती हैं। देखिए 0.53x ऐसी आ गया, माइनस के 26.12 ऐसी आ गया, माइनस के ही आए। लेकिन जो इस इक्वल के साइन से पहले जो 48 था वो माइनस का था, जब यहाँ पर उतरेगा तो प्लस का हो जाएगा। आपने इक्वेशन करी होंगी तो उसमें सारे रूल्स के ऐसे ही होते हैं। अब y इज इक्वल टू 0.653x ऐसे हो गए, 48 प्लस के हैं और माइनस के हैं 26.12, 48 में से हमने 26.12 माइनस करे तो 21.88 हो गया। तो ये इक्वेशन हमारी y की x पर निकल कर आ गई, y इज इक्वल टू 0.653x प्लस 21.88। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, दोनों इक्वेशन हमने बना ली। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा है, एस्टिमेटेड द एवरेज मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछे हैं। किसके पूछे हैं, इकोनॉमिक्स के। ऑफ द कैंडिडेट के जो है इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए। हु ऑब्टेन्ड 50 मार्क्स इन स्टैटिक्स, जिसे स्टैटिक्स में 50 मार्क्स मिले हैं उसके इकोनॉमिक्स में कितने आए। तो किसके पूछे हैं, इकोनॉमिक्स के। इकोनॉमिक्स को हमने क्या माना है, y, भाई स्टैटिक्स को हमने x माना है और इकोनॉमिक्स को y। मार्क्स किसके पूछे गए, इकोनॉमिक्स के, यानी y के पूछे गए। तो जो भी इक्वेशन हम लिखेंगे किसके मार्क्स पूछे गए, इकोनॉमिक्स के, यानी y के। तो y के पूछे हैं तो y की x पर जो इक्वेशन आई है उसको हम लिख देंगे। y की x पर इक्वेशन ये आई है, y की x पर इक्वेशन जो आई है वो हमारी ये आई है 0.53x प्लस 21.88। तो इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए, इफ़ मार्क्स इन स्टैटिक्स इज इक्वल टू 50, अगर मान लीजिए स्टैटिक्स में 50 मार्क्स दिए हैं, स्टैटिक्स में हमारे 50 मार्क्स दिए हैं, स्टैटिक्स को हमने माना था x, यानी x हमें 50 दिया है, तो देन मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के मार्क्स पूछे गए यानी y के मार्क्स पूछे गए। ठीक, तो हम y के पूछे हैं तो y की x पर जो भी इक्वेशन आएगी वो लिख देंगे। तो देखिए y की x पर जो इक्वेशन आई है वो ये आई है। पहले हमने इस इक्वेशन को लिखा, y इज इक्वल टू 0.53
653x प्लस 21.88। उसके बाद 0.653 ऐसे लिखा इनटू इस x की जगह जो x की वैल्यू दी है हमें, x की वैल्यू कितनी दी थी 50 लिख दिया, प्लस 21.88 ऐसे लिखा। 0.653 की 50 से मल्टीप्लाई करी 32.65 आ गया, प्लस 21.88 ऐसे लिख दिया। इन दोनों को ऐड करा हमने तो आ गया 54.53। इसको राउंड ऑफ करा तो 54.53 को जब राउंड ऑफ करेंगे तो 55 हो जाएगा। तो हमारे 55 होगा, यानी मार्क्स इन इकोनॉमिक्स हमारे 55 आ गए। यानी हमें मार्क्स जो थे स्टैटिक्स में तो दिए हुए थे, एक्स की वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इकोनॉमिक्स के मार्क्स नहीं दिए थे, यानी वाई की वैल्यू हमें पता करना थी। तो y की वैल्यू हमें पता करना थी, जो हमने इक्वेशन लिखी वो y की x पर लिखी, और अगर हमें x की वैल्यू पता करना होती तो x की y पर लिखते और वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अब मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बताऊंगा जिसमें आपको कोई भी वैल्यू नहीं दी होगी, ना ही आपको मीन दिया होगा, ना ही आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दिया होगा, ना ही आपको कोरिलेशन दिया हुआ, सिर्फ 2 सीरीज़ दी होंगी। उनके थ्रू हम रिग्रेशन इक्वेशन किस तरह से बनाएंगे और जो हमारी डिपेंडेंट वैल्यू है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा जिसका नाम है पार्ट 5। तो जिन लोगों ने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, तो प्लीज़ 1, 2, 3 पार्ट ज़रूर देखें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।